हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल एक्सेलेंस। आज के वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूंगा। ये इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं उसको हेल्पफुल करेगा। आने वाले वीडियो के अंदर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और भी जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव्स मैं आने वाले वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड के स्टूडेंट हैं, मेरे सारे वीडियो को आप अच्छे से देखें, सभी टेक्निकल कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करें और किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हर वीडियो के अंदर आपको मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट है सभी टेक्निकल ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ओके, सो लेट्स कम ऑन आवर मेन टॉपिक। आज के वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट थियरी के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूंगा। आज के वीडियो के अंदर जो मेरा टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, कभी भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो ये कंटेंट्स है जो मैं आज कवर करने वाला हूं। 4 क्वेश्चंस है, ये 4 क्वेश्चन के आपके टेक्निकल कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक वेट और चार्ज क्या होता है। फिर आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की नंबर्स कितने होते हैं वो कैलकुलेट कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेट और चार्ज कितना होता है वो बताऊंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं वो भी बताऊंगा। तो ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक वेट और चार्ज क्या होता है। जैसे हमारी 3 बॉडी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो थियरी है इसी थियरी के बेस के ऊपर है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 बॉडी होती है। सॉलिड जैसे टेबल्स है, चेयर्स है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है आइस का। तो इस आइस के अंदर आप देख रहे हो जितने भी एटम्स है वो एक दूसरे से काफी क्लोज है। दो एटम के बीच कोई भी स्पेस नहीं है। इस वजह से ये एटम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। जैसे टेबल्स है, चेयर्स है, वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। अगर टेबल्स है, चेयर्स है, उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना हो तो हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है। सेम लाइक अ लिक्विड। लिक्विड जैसे ऑयल है, वाटर है, पर इसके अंदर इतना ही डिफरेंस है कि दो एटम के बीच थोड़ी स्पेस होती है। उस वजह से माइनर फोर्स के अंदर भी ये एटम्स मूव कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। जबकि गैस के अंदर ये होता है कि एयर के अंदर जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इसके अंदर जितने भी एटम्स है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं बिना आप एक्सटर्नल फोर्स दिए बिना। तो यहाँ पे दो एटम के बीच काफी स्पेस होती है, तो गैस के अंदर एटम एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो सकता है। तो इसी थियरी के बेस के ऊपर हम आगे देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो सेंट्रल में जो एटम्स आप देख रहे हैं उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर दो मेन एटम होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रल मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। और इसी न्यूक्लियस की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अपनी ऑर्बिट और सेल के अंदर। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सन। सन कभी भी अपनी जगह पे मूव नहीं कर सकता। और सन की सराउंडिंग में जितने भी हमारे प्लैनेट्स है, जैसे अर्थ है,
अर्थ 365 डेज के अंदर एक एक साल कंप्लीट करता है। वो अपनी ऑर्बिट और सेल के अंदर घूमता रहता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वैसे ही यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो एक सन की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो एक सॉलिड एटम्स है, वो अपनी जगह से कभी भी नहीं हिल सकते। जबकि इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी ऑर्बिट और सेल के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे प्लेनेट है, हमारा अर्थ है, तो अर्थ की जो किस वजह से घूम सकता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी जो अपनी ऑर्बिट और सेल के अंदर मूव हो रहे हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि एटम्स क्या होता है, ऑल द मटेरियल आर कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जैसे मैंने बताया कि सॉलिड बॉडी हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, हर बॉडी के अंदर एटम्स होते हैं। जैसे सॉलिड के अंदर देखा कि दो एटम के बीच कोई भी स्पेस नहीं होती है, लिक्विड के अंदर दो एटम के बीच थोड़ी स्पेस होती है, जबकि गैसेस के अंदर एटम एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। न्यूक्लियस इज a center part of an atom and it contains proton and neutrons। जैसे मैंने बताया कि आपने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर दो मेन एटम्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। A proton is a tiny particle inside the nucleus. It always has a positive charge. प्रोटॉन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही होता है। फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हैज ए सेम मास हैज द प्रोटॉन बट हैज नो चार्ज। जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, वो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। तो न्यूट्रॉन हैज द सेम मास और वेट एज द प्रोटॉन। प्रोटॉन का जितना वेट होता है उतना ही वेट न्यूट्रॉन का होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? एन इलेक्ट्रॉन इज ए मच स्मॉलर एंड लाइट वेट पार्टिकल, इट हैज ए नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ईच ऑर्बिट और सेल। इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होता है, उस वजह से वो अपनी ऑर्बिट के अंदर इजीली मूव कर सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया सॉलिड और गैसेस के ले सकते हैं। सॉलिड के अंदर एटम कभी भी मूव नहीं कर सकते हैं, टेबल्स और चेयर कभी भी अपने आप नहीं मूव कर सकते। जब भी आप उसको एक्सटर्नल फोर्स दोगे तब जाके टेबल डिस्प्लेस करेगा। जबकि गैसेस के अंदर एटम इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बिना आप एक्सटर्नल फोर्स दिए भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। इट हैज ए नेगेटिव चार्ज। और ये कैसे पार्टिकल है, ये कैसा एटम है? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ईच ऑर्बिट और सेल। हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। फिर the sum of protons and neutron constitutes the entire weight of an atom is called as a atomic weight। atomic weight किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कंप्लीट वेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव निग्लेजिबल वेट एज कंपेयर टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में निग्लेजिबल होता है, कम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी अ चार्ज पॉजिटिवली इफ इट हैज डेफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज सेड टू बी अ चार्ज नेगेटिवली इट इट हैज ए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं। किस कुछ मटेरियल के अंदर प्रोटॉन की परसेंटेज ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज कम होती है। किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज ज्यादा होती है, प्रोटॉन की परसेंटेज कम होती है। जैसे हम हमारे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स तीन पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, इंसुलेटर, मेटल्स और सेमीकंडक्टर। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से क्लियर करूंगा। पर यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात है तब यहाँ पे मटेरियल को मेंशन करना जरूरी है। इंसुलेटिंग मटेरियल है जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, पीवीसी है, ये सारे मटेरियल्स के अंदर प्रोटॉन की परसेंटेज इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है।
उस वजह से उस बॉडी को, अ बॉडी इज सेड टू बी अ चार्ज पॉजिटिव, यानी वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, उसको हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोल सकते हो। और जितने भी मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज प्रोटॉन से ज्यादा है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज प्रोटॉन से ज्यादा होती है, उसको हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकली आप बोल सकते हो कि अगर करंट को फ्लो करना हो किसी भी मेटल के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज ज्यादा नहीं होगी प्रोटॉन से, तो उस मेटल के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने बात की कि इंसुलेटर जैसे वुड है, प्लास्टिक है, उसमें प्रोटॉन की परसेंटेज इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो वुड और प्लास्टिक के अंदर कभी भी करंट इजीली फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता। जबकि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उसके अंदर इजीली करंट फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है। 1 coulomb is equal to charge on 6.28 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स। सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, कभी कभी आपको रिटर्न एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि 1 कूलम के हिसाब से कितने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको एमसीक्यू में भी पूछते हैं, कभी कभी पर्सनल इंटरव्यू में पूछते हैं। तो ये मेरा सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि ये पॉइंट्स को आप मार्क कर लीजिए। आगे आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर या सेल के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n²। ये फॉर्मूला से आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो। एन क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो इसी फॉर्मूला के अंदर आप n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 2। यानी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। सेकंड ऑर्बिट कंटेन 2n²। जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो हमें सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 8। और थर्ड ऑर्बिट में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 18। तो इस तरह से हर ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेट और चार्ज कितना है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं कि प्रोटॉन का वेट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उस ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। वैसे ही चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। यहाँ पे मेंशन किया है कि वेट ऑफ प्रोटॉन इज 1.6726 इंटू 10⁻27 kg, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है +1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1094 इंटू 10⁻31। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में कम होता है। तो यहाँ पे वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट कम है प्रोटॉन से, इस वजह से वो ऑर्बिट के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। अब नेक्स्ट जो है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी आपको डिफरेंस पूछते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। काफी स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, डाउट्स रहता है। तो अच्छे से मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेंटर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाकी की जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं अपनी ऑर्बिट के अंदर। जैसे हमने हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकंड ऑर्बिट में 8 है, और थर्ड ऑर्बिट में 18 होता है। पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो लास्ट ऑर्बिट होता है, जैसे यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट हमारा लास्ट ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चाहे वो लेस देन 4 हो, इक्वल टू 4 हो, या ग्रेटर देन 4 हो।
उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल को, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को और मेटल को। अगर लेस देन 4 है तो वो मटेरियल आपका मेटल होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर्स इक्वल टू 4 है वो सेमीकंडक्टिंग होगा, और ग्रेटर देन 4 है, अगर लास्ट ऑर्बिट में ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इंसुलेटिंग हो जाएगा। तो लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जैसे एग्जांपल ले लें कि सोलर पैनल है, किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, स्विचिंग करना है, तो उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन को लाइट, हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है हमको। दिन में अगर 6 AM से 7 AM आप ले ले, जब भी सन एनर्जी सोलर पैनल के ऊपर स्ट्राइक होती है तो उस सोलर पैनल के अंदर सोलर सेल होते हैं, और उस सोलर सेल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो सोलर सेल सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है। जब तक वो सोलर पैनल के ऊपर सन एनर्जी स्ट्राइक नहीं होगी तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स जो सिलिकॉन एटम के अंदर है, सिलिकॉन मटेरियल के अंदर है, वो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब भी सुबह में 6 या 7 बजे सन एनर्जी उस सिलिकॉन मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक होगा, तब वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कन्वर्ट हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी वायर या केबल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जो अपनी ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं। पर जब आप उसको लाइट, हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जैसे आपके घर में मान लो कि एक सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन को आप स्विच से स्टार्ट करते हो, और स्विच का कनेक्शन हमने इलेक्ट्रिकल सोर्स से दिया होता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई से। जब आप स्विच को ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई उस सीलिंग फैन को मिलेगा, पर उस वायर या केबल के अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट के बेस से जब भी किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लाइट, हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो वो तुरंत ही फ्री हो जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, इलेक्ट्रिकल मशीन को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन करने के लिए हमें एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। और इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन ही ऐसा है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तभी किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे सेम वैसा ही है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो लाइट या हीट एनर्जी मिल रही है, उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लास्ट ऑर्बिट में इसमें फ्री होके वो केबल या वायर के अंदर फ्रीली मूव हो रहा है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बताया कि लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर वेरी लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियर आर नोन एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लाइट, हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये सारे जो कंसेप्ट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जनरली आपको पर्सनल इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, करंट क्यों मूव करता है, करंट कैसे फ्लो होता है। तो आज के वीडियो के अंदर आपने सारे कंसेप्ट देखे कि एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हर ऑर्बिट के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की नंबर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने देखा कि फॉर्मूला है 2n²। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वेट क्या होती है, उसका चार्ज क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं।
तो ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाए। अगर इस कंसेप्ट के अंदर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरी इस चैनल के अंदर जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन के डाउट आपको मैं इजीली क्लियर कर सकूंगा। इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसका डिफरेंस बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी मटेरियल आप यूज करते हो तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है या सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, पोलैरिटी क्या होती है, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। सो थैंक यू।